हेलो क्लास 11 के प्यारे प्यारे जुगनूस, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। एंड गाइस, अभी क्या है, 12th बोर्ड थोड़ा क्लोज आ रहा था, तो क्लास 12th बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कराने का थोड़ा सा लोड बढ़ गया था, तो थोड़ा सा आप लोगों का वीडियो लेट हो गया है, बट वी आर बैक। और अब हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है एल्काइंस। तो हेडिंग डाल दीजिए एंड लेट्स टॉक अबाउट एल्काइंस। अल्कीन्स पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। अच्छा, आप लोगों ने ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट्स नाम के चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं? भैया नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट्स पे स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन और बहुत सारे शॉर्ट्स और अच्छे अच्छे वीडियोस में और अमृता डालते हैं। तो ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओके, चलिए अल्काइंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अल्काइंस की, तो अल्काइंस आर अगेन unsaturated. Alkanes are again unsaturated hydrocarbons. अल्काइंस आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। अल्काइंस की अगर हम बात करें तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें देयर इज एन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन्स। यानी आपके कार्बन के बीच में अगर एटलीस्ट एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो अल्काइन फैमिली को बिलोंग करने लग जाता है। अगर हम अल्काइन फैमिली के फर्स्ट मेंबर की बात करें, तो आपके अल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है इथाइन। जिसका जनरल फॉर्मूला C2H2 होता है, जिसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है CH triple bond CH, and it is also known as acetylene. It is also called as acetylene. अच्छा, एसिटाइलिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिए। ये जो आपकी एसिटाइलिन होता है, बेसिकली ये एसिटाइलिन गैस होता है। जब आपकी ये एसिटाइलिन गैस को आप ऑक्सीजन के साथ में इस्तेमाल करते हो, इट एक्चुअली फॉर्म्स ऑक्सी एसिटाइलिन। ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है ऑक्सी एसिटाइलिन, जो कि एक्चुअली आर्क वेल्डिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा ना वेल्डर्स को, ये उसके अंदर गैस इस्तेमाल होती है। एक्चुअली ऑक्सी एसिटाइलिन गैस क्या करती है? इट बेसिकली lowers the melting point of iron. आयरन के मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा कम कर देता है, या मैं कहूं आयरन को मेल्ट करने का यह काम करता है। आयरन इजीली मेल्ट हो जाता है इस गैस की प्रेजेंस में, और आपकी वेल्डिंग बहुत आराम से हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इतने के अंदर, कोई परेशानी? यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग बात करेंगे अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर्स एंड आइसोमर्स की। अब देखो, नॉमेनक्लेचर तो आप लोग सीख चुके हो, तो नॉमेनक्लेचर में हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इसके नॉमेनक्लेचर्स की बहुत डिटेल में बात कर ली थी। आइन लग जाएगा, ALK प्लस YNE लग जाएगा, नंबरिंग कहां से शुरू करनी, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में हो, लाइकवाइज, है ना। लेकिन अगर हम आइसोमर्स की बात करें तो एक कंपाउंड होता है CH3CH2 CH या ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कंपाउंड का नाम होता है ब्यूट-1 आइन। एक और यहां पर अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। यहां पर एक आइसोमर इसका और मैं बना सकता हूं, आप देखें CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इस कंपाउंड को नाम दिया जाएगा ब्यूट-2 आइन। अगेन आप देखेंगे तो यहां पर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, H6। मतलब यहां पर इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है, इसके अलावा इसका टेक्निकली कोई और आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपके ये जो 2 आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के लिए पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर, क्योंकि यहां पर दोनों के अंदर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। एक एग्जांपल और उठाते हैं, आइसोमर नंबर 1 में अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक कंपाउंड है CH3 CH2
CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेंट 1 आइन। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 3 4 5 6 7 8, C5H8। सेकेंड वाले केस में यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। यहां वाले केस में आप इस कंपाउंड का नाम लिख पाएंगे पेंट 2 आइन। यहां पर भी आप देखिए मुझे 5 कार्बन दिख रहे हैं, 3 3 6 और 7 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यस, यानी ये भी सही है। अब तीसरे वाले केस में क्या मैं ट्रिपल बॉन्ड को यहां से यहां शिफ्ट कर दूं? अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे यहां से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी, तो 1 और ये 2, तो यहां का ट्रिपल बॉन्ड अगर यहां आ जाएगा और यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये भी पेंट 2 आइन होगा। मतलब ये चीज हम नहीं करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रांचिंग निकाल के देख लेते हैं, CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी बन जा रहा है, लेकिन इस कंपाउंड का नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। यहां पर भी आप देखो आपके पास में 5 हाइड्रोजन और 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, और यहां पर मैंने नंबरिंग इस तरीके से शुरू करी कि इसे नंबर 1 कार्बन बोला जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को मुझे सबसे छोटा नंबर देना है, तो इसको 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन बोलेंगे। तो ये 3 आइसोमर हो गए। अब यहां पर आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व करो कि स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 एक दूसरे के लिए पोजीशन आइसोमेरिज्म में शो कर रहे हैं, पोजीशन आइसोमर से दोनों एक दूसरे के। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3 की, या अगर हम बात करें स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 की, ये दोनों एक दूसरे के लिए यहां पर चेन आइसोमर की तरह काम कर रहे हैं, चेन आइसोमर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर 1 में 5 कार्बन की चेन है, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 में केवल और केवल 4 कार्बन की चेन है। स्ट्रक्चर नंबर 1 में नहीं, सॉरी मैंने गलत कर दिया, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 2 में अगेन आपको 5 कार्बन की चेन दिख रही है, और स्ट्रक्चर नंबर 3 में आपको 4 कार्बन की चेन दिख रही है। तो ये एक दूसरे के साथ में पोजीशन आइसोमेरिज्म में शो कर रहे हैं, 1 एंड 2, और 1 एंड 3 एंड 2 एंड 3 एक दूसरे के साथ में चेन आइसोमेरिज्म में शो कर रहे हैं। क्या ये बात प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब आप लोग एक काम कीजिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, खुद से ट्राई मारना, और आंसर तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आई थिंक 13.3 ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। अल्काइंस जब पढ़ने बैठोगे ना एनसीईआरटी से, उसमें एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको, प्रॉब्लम या एग्जाम्पल। आपके पास में C6H8 नाम के, यानी कि आपके पास में जो हेक्साइन बोला जा सकता है, या आपके पास में कंपाउंड समझ लो जिसमें 6 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? फाइंड ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स, फाइंड ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स। आप जरा इसको एक बार प्रैक्टिस मार के देखना, एक बार करके देखना, ठीक है? आपको प्रॉब्लम 13.13 में आई थिंक ये मिलेगा। एक बार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर क्योंकि 13th चैप्टर है और अल्काइंस में है, तो ये 13.13 यानी 13.13 प्रॉब्लम में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस। सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर जो अल्काइन का होता है दैट इज इथाइन। हम उसी से इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, C2H2 से। अब जैसा आप लोग जानते हो कि जो भी कार्बन होगा वो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन करेगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन केवल उतना ही होगा जितने की सिग्मा यानी कि सिंगल बॉन्ड बनेंगे। कभी भी कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल डबल बॉन्ड के लिए या ट्रिपल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता। तो एज द स्ट्रक्चर विच इज नोन टू अस, जो स्ट्रक्चर हमें पता है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि कार्बन कार्बन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक ऊपर वाला पाई और एक नीचे वाला पाई होगा, और ये बीच वाला आपका सिग्मा बॉन्ड होगा।
ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा और ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। तो टेक्निकली यहां पर एक कार्बन को केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, इस कार्बन को भी केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाने। तो यहां पर जो आपका कार्बन होगा एटॉमिक नंबर 6, उसका 1s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन तो यूजलेस है, 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल के एक और एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में केवल 2s और 2px के ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे और यहां पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा sp, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा sp। इन दोनों ऑर्बिटल में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। बाकी के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं यानी 2py और 2pz दे विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, दे विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, दे विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, कोई परेशानी प्यारे बच्चों को? अब देखो एक कार्बन ही आ गया, एक कार्बन ही आ गया, ये इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग कर ली और सिग्मा बॉन्ड बना दिया। इसको बोलते हैं sp ओवरलैपिंग। फिर इस कार्बन का ये एक और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये इस कार्बन का एक और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp, ये भी sp। इस sp ऑर्बिटल ने यहां पर मौजूद एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ली और यहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। यहां पर भी इसके sp ने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ली और यहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो यहां पर आप देख रहे हो ये कार्बन हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग sp है, इसकी भी ओवरलैपिंग sps है या ssp बोल लो, सिग्मा बॉन्ड हो गया। और ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बना, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बना, ये sp ओवरलैपिंग का नतीजा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहां पर आप इससे एक बात तो समझ गए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ही ज्योमेट्री को फॉर्म करता है, पाई बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आता। तो आप देखो यहां पर, आप यहां पर खुद ऑब्जर्व करो कि यहां पर सब कुछ बिल्कुल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर चल रहा है। मतलब जैसे कि आप लोग वो खाते हो ना पनीर टिक्का, एक लंबी सी रॉड लेते हो, उसमें पनीर का एक स्लाइस डालते हो, फिर एक शिमला मिर्ची, एक टमाटर, एक प्याज, फिर पनीर, फिर शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर, फिर पनीर, फिर शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर और सभी सब्जियों के बिल्कुल सेंटर में से छेद करते हुए जाते हो। तो कैसा लगेगा कि एक लंबी सी रॉड है और उसके ऊपर सभी के पास पनीर, शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अलाइंड है। एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर लाइन जाने की वजह से आपको यहां पर क्लियरली दिखेगा कि ये एक लीनियर ज्योमेट्री को फॉर्म कर रहा है, ये एक लीनियर ज्योमेट्री को फॉर्म कर रहा है जिसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसका जो 2py ऑर्बिटल है, लेट से इसका 2py ऑर्बिटल ये रहा और ये रहा इसका 2py ऑर्बिटल, ये इसका 2py ऑर्बिटल, ये इसका 2py ऑर्बिटल, दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड है। अनहाइब्रिडाइज्ड होने के नाते ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, यहां पर आप देखो ओवरलैप कर रहे हैं, यहां पर इनकी ओवरलैपिंग हो गई, ये देखो यहां पर ये इनकी ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, और आपको इनकी ओवरलैपिंग से क्या मिल गया, एक पाई बॉन्ड मिल गया। ठीक है, इसको पी पाई ओवरलैपिंग बोलेंगे। अच्छा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये रहा इसका 2pz ऑर्बिटल, ये रहा इसका 2pz ऑर्बिटल और ये रहा इसका 2pz ऑर्बिटल, ये रहा इसका 2pz ऑर्बिटल और ये रहा इसका 2pz ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसका 2pz ऑर्बिटल इसके साथ में और इसका 2pz ऑर्बिटल इसके साथ में ओवरलैप कर गया और इनकी ओवरलैपिंग की वजह से आपको यहां पर एक और पाई बॉन्ड मिल गया। तो इस तरीके से आपको अल्काइन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अल्काइन के अंदर
कार्बन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है और स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री लीनियर है। क्या ये पॉइंट समझ में आया सब लोगों को? क्या ये पॉइंट सब लोगों को समझ में आया? पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां पर एक छोटी सी बात और समझे, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। भाई सबसे ज्यादा इजी होता है एक सिंगल बॉन्ड को टक से तोड़ देना, लेकिन आप लोग ये भी जानते हो कि जब दो कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी ये सिंगल बॉन्ड को मैं तोड़ तो आसानी से दूंगा, लेकिन इसको तोड़ने में मेरे को बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों कार्बन के बीच में गिरना पहले है, जिस तरह हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं, हमारी मार्केट में इज्जत गिर रही है, वैसे हमारे मार्कर्स भी गिर रहे हैं। ओके, क्यों गिर रहे हैं नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, ये देखिए, तो ये आपके दो कार्बन में आ गया डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड है ऊपर वाला, ये तोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्डिंग से बना है, टक्कर से टूट जाएगा। लेकिन इसको तोड़ने के लिए भले ही मेरे को कम एनर्जी लग रही है, लेकिन अब मुझे इस कार्बन को और इस कार्बन को अलग कर देना है। तो ये दो कार्बन्स को जब मैं अलग कर दूंगा, जब ये दो कार्बन्स को मैं अलग कर दूंगा, तो मुझे दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो भले ये बॉन्ड को, जो कि पाई बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी लग रही है, लेकिन इसके बाद में मुझे ये भी तोड़ना पड़ेगा। मतलब टेक्निकली मुझे दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे हायर एनर्जी लग रही है, दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे भले ही कम एनर्जी लग रही, पर लग तो रही है। एक से भले दो, वो कहावत सुनी होगी ना, दो से भले तीन। तो भले ही पहला वाला बहुत ताकतवर है, लेकिन जब एक के बजाय दो आ जाएंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी लगेगी, और जब दो की जगह तीन आ जाएंगे तो इसको तोड़ने के लिए हमें जो बॉन्ड इंथैल्पी लगेगी, यानी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज 823 किलो जूल पर मोल, इज 823 किलो जूल पर मोल। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को ध्यान हो, तो हमने अल्कीन्स में क्या पढ़ा था? अल्कीन्स में हमने देखा था लगभग कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 628 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड थी। कितनी? 628 किलो जूल्स पर मोल। नहीं यार, 628 नहीं होगा, मेरे ख्याल से 681 कर लो इसको। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप लोगों को कितनी एनर्जी लग रही थी मेरे गुलजारी लालो? केवल और केवल 348 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब यह है कि ये कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी लगेगी। पहले हम ये वाला पाई तोड़ेंगे थोड़ी एनर्जी देके, फिर हम ये वाला पाई तोड़ेंगे, थोड़ी और एनर्जी देंगे, तो ये दो पाई को तोड़ने के लिए एनर्जी लग गई। फिर ये सिग्मा जो कि सबसे स्ट्रांग है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे। तो ऐसे करते करते आपको 823 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होगी, इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 120 पिकोमीटर्स की होगी, यानी सबसे छोटी। आप लोगों को मालूम है सिंगल सिंगल की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर्स और डबल की बॉन्ड लेंथ 133 पिकोमीटर्स के आसपास आपको सिखाई गई थी, है ना? 133 पिकोमीटर के आसपास सिखाई गई थी। कोई परेशानी? चलिए, तो स्ट्रक्चर समझ लेने के बाद आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइंस। पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। गाइस, ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनफैक्ट मैंने कई एग्जामिनेशन में इसको देखा भी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे पास में यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट मुझे लेना पड़ेगा, जिसे मैं हीट करके
कैल्शियम ऑक्साइड बना लूंगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लूंगा। स्टेप नंबर 1 समझ में आया? हमने क्या करा, स्टेप नंबर 1 में हमने कैल्शियम ऑक्साइड को हीट कर दिया ताकि वो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया ताकि वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम में बदल जाए। अब हम क्या करेंगे, इस कैल्शियम ऑक्साइड का ट्रीटमेंट करेंगे कोक के साथ। कोक मतलब कोका कोला वाली नहीं, जब आप कार्बन को बारीक बारीक टुकड़ों में ग्रैन्युलर फॉर्म में ले आते हो तो वो बन जाता है कोक। जब आप कोक के साथ इसे हीट करोगे तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर हो जाएगा और एक कैल्शियम दो कार्बन के साथ में कनेक्ट होकर बना लेगा कैल्शियम कार्बाइड। और जब यह कैल्शियम कार्बाइड को आप 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ ट्रीट करोगे, तो आप लोग जानते हो वाटर में से OH निकलता है, वाटर HOH HOH है, तो एक कैल्शियम ये 2 OH के साथ कंबाइन होकर CaOH2 बना लेता है और ये जो 2 कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर C2H2 यानी कि इथाइन बना लेता है। ये बना लेता है आपका इथाइन। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? पहली केमिकल रिएक्शन सबको क्लियर हो गई, कोई परेशानी? इसके बाद दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होती है फ्रॉम विसिनाइल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनाइल डाइहैलाइड्स। देखो मैं आपको एक बात समझा देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा इससे। ये जो विसिनाइल वर्ड है, एक्चुअली यहां पर 2 वर्ड केमिस्ट्री में चलते हैं। एक चलता है जेमाइनल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जेम बोला जाता है। जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन्स का अटैच हो जाना, या एक ही कार्बन पर एक जैसे 2 फंक्शनल ग्रुप का अटैच हो जाना। ऐसे कंपाउंड को जेमाइनल बोलते हैं। और दूसरा चलता है आपका विसिनल, जिसका शॉर्ट फॉर्म VIC होता है। इसमें 2 एडजेसेंट कार्बन, यानी ऐसे कार्बन जो एक दूसरे के अड़ोसी पड़ोसी हैं, इन पर अगर सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, जैसे यहां पर एक ही कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े थे सेम टाइप के, यहां पर 2 अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो ये बन जाता है विस। तो यहां पर अगर आपके पास में विसिनल डाइहैलाइड है, फॉर एग्जांपल आपके पास में यहां पर CH2Br और CH2Br है, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एक कार्बन से ब्रोमीन और उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यानी रिमूव कर देगा सीधे सीधे। कैसे करेगा देखो, ये Br इस K से KBr बन के बाहर हो जाएगा और ये OH इस H के साथ में H2O बन के बाहर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, नहीं सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CHBr। फिर गाइज यहां पर अब क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल कर चुके हो, ये अल्कोहलिक KOH इतना पावरफुल नहीं है कि एक ही वक्त में एक ही कंपाउंड से 2 H और 2 Br निकाल दे। तो एक बार यूज कर लेने के बाद अब आप यहां पर यूज करेंगे सोडामाइड NaNH2। आप यहां पर क्या यूज करेंगे, आप यहां पर यूज करेंगे सोडामाइड। इसके अंदर क्या होगा, ये Na ये Br के साथ NaBr बन के बाहर हो जाएगा, ये ब्रोमीन, और ये NH2 इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर NH3 बन के बाहर हो जाएगा। अब यहां पर अल्टीमेटली क्या बचेगा, यहां पर अल्टीमेटली बचेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड दिस विल गिव यू इथाइन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है प्यारे बच्चों,
जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और हेडिंग डालते हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज बड़ी क्लीन एंड क्लियर है। इसके जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, आपके जो फर्स्ट 3 मेंबर्स दे आर गैस। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट 8 मेंबर्स हैं, दे आर लिक्विड, और इसके ज्यादा कार्बन वाले एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। इससे हायर वंस जो होते हैं दे आर सॉलिड। जो आपका इथाइन होता है, इथाइन गैस हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। जो इथाइन होता है, इथाइन का एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, वाइल रेस्ट जितने भी आपके अल्काइंस हैं दे ऑल आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्काइंस आर वेरी वीकली पोलर इन नेचर। अल्काइंस आर वेरी वीकली पोलर इन नेचर, यानी ये बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं पोलैरिटी वाइज। लेकिन आप एक बात यहां पर नोटिस कर रहे हो, अल्केन्स को हमने बिल्कुल नॉन पोलर, स्ट्रिक्टली नॉन पोलर बोला था। अल्कीन्स को हमने बहुत हल्का सा पोलर बोला था, और अल्काइंस को हम लोग वीकली पोलर बोल रहे हैं। यानी अल्केन्स से अल्कीन्स और अल्कीन से अल्काइंस की तरफ जाते हुए पोलैरिटी भले ही कम बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। और अल्काइंस सबसे ज्यादा पोलर नेचर के होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस में। वो क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो चुका है, और sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। थोड़ा और डिटेल में केमिकल प्रॉपर्टी में अभी मैं आपको समझा दूंगा, बट दे आर वीकली पोलर इन नेचर। चौथा, दे आर लाइटर देन वाटर, एंड दे आर इमिसिबल इन वाटर। क्योंकि वाटर हाईली पोलर नेचर का है, ये लोग लगभग नॉन पोलर है भाई, वीकली पोलर है बट दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। तो ये वाटर में उतने अच्छे सॉल्यूबल नहीं होते, बट दे ऑल आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर्स। जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ये जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया एक बहुत अच्छा, CCl4, एक आपका कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इन सब के अंदर ये बहुत बढ़िया सॉल्युबिलिटी रखते हैं, बेहतरीन वाली सॉल्युबिलिटी रखते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप लोग सब जानते हो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का और डेंसिटी का क्या इश्यू रहता है भाई। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर पाएंगे, अटैच कर पाएंगे। तो यहां पर भी सेम केस होगा, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन अल्काइंस, द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, यानी कि आप यहां पर कह सकते हैं, वी कैन से इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां पर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म। अब चलते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज की तरफ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये वीकली पोलर नेचर के हो क्यों जाते हैं, और उसी की वजह से आपको समझाऊंगा मैं उसकी एसिडिटी भी। ठीक है, चलो इतना नोट करो फिर आगे बढ़े। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, और हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अल्काइंस को आज हम इसी मतलब पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं और हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की
केमिकल प्रॉपर्टीज की मेरे प्यारे गुलजार लालो हम लोग बात करेंगे, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके एसिडिक नेचर की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके एसिडिक नेचर की। अब देखिए, कोई भी चीज अगर एसिडिक नेचर की है तो एक जनरल सी उसकी टेंडेंसी होती है कि अगर आपने किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो वो आपको सॉल्ट देगा और आपकी हाइड्रोजन गैस को यहां से इवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? दूसरा, अगर आपने यहां पर एसिड ले लिया और एसिड के पास आपने NH2 या आपने NaNH2, आपने यहां पर क्या ले लिया? एसिड के साथ NaNH2। अब नाउ व्हाट इज NaNH2? दैट इज कॉल्ड एज सोडामाइड। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सोडामाइड। तो अगर आपने इसका ट्रीटमेंट सोडामाइड के साथ कर दिया तो अगेन आपको यहां पर सॉल्ट मिलेगा और अमोनिया गैस बाहर निकलती हुई नजर आएगी। ये जनरल प्रॉपर्टी है किसी भी एसिड की। अब जब हम लोगों ने ये जनरल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोगों ने चेक किया कि जब हम लोगों के पास में इथाइन का मॉलिक्यूल है और इस इथाइन के मॉलिक्यूल को जब मैंने 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ ट्रीट किया तो मैं ये क्या देखता हूं कि ये 2 सोडियम ने ये 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया और यहां पर बन गया Na, ट्रिपल बॉन्ड Na, यानी दोनों हाइड्रोजन्स की जगह पर ये और ये हाइड्रोजन की जगह पर सोडियम आ गया और ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गया हाइड्रोजन गैस बनके। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्या ये चीज समझ में आई? इस कंपाउंड को बोलेंगे डायसोडियम इथाइनाइड। डायसोडियम इथाइनाइड। वैसे ये केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। जो आपका इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH पहले एक बार सोडियम के साथ रिएक्ट करके बनाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस एक हाइड्रोजन यहां से बाहर हो रहा है। तो क्या मैं एक हाइड्रोजन को हाफ H2 करके लिख सकता हूं? बिल्कुल। एक हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में लिखने से अच्छा है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख के हाफ कर दो। इसको कंपाउंड को बोला जाता है मोनोसोडियम इथाइनाइड। फिर इस मोनोसोडियम इथाइनाइड को CH ट्रिपल बॉन्ड CNA को जब आप वापस से Na के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA और अगेन आपका हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। दिस इज योर डायसोडियम इथाइनाइड। तो ये रिएक्शन तो सर होती हुई नजर आ रही है। मतलब हमारा जो इथाइन है, मतलब हम लोगों का जो इथाइन है इट इज बिहेविंग लाइक एसिड। मतलब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। इनफैक्ट सोडामाइड के साथ भी रिएक्शन करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास में आपका इथाइन है यानी कि एसिडिक नेचर वाला कंपाउंड है और अगर आपने उसका ट्रीटमेंट NaNH2 यानी सोडामाइड के साथ किया तो ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना लेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA यानी अगेन मोनोसोडियम इथाइनाइड और ये जो हाइड्रोजन निकला ये इस NH2 के साथ कंबाइन होकर बना लेगा NH3 और अमोनिया गैस आपको यहां से बाहर निकलती हुई दिखेगी जैसा मैंने यहां पर कहा था। मतलब ये बात तो प्रूफ हो गई कि इथाइन जो है आपका वो प्योरली एसिडिक नेचर का है। अब यहां पर रीजन क्या है? देखिए यहां पर रीजन बिल्कुल सिंपल सा है। यहां पर रीजन क्या है? दैट द कार्बन ऑफ अल्काइंस आर sp हाइब्रिडाइज्ड। ये कौन से हाइब्रिडाइज्ड होते हैं? दे आर sp हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां पर एक बात समझना, जब ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इन सच हाइब्रिड ऑर्बिटल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, इन सच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल का कैरेक्टर 50% होता है। देयर इज अ 50% कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल। देयर इज अ 50% कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल का भी यहां पर जो कैरेक्टर होता है वो 50% कैरेक्टर होता है ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का कैरेक्टर भी 50% होता है। भाई एक बात बताओ ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बना?
ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना कार्बन के एक s ऑर्बिटल और कार्बन के एक p ऑर्बिटल, लेट्स से 2px, उन दोनों के मिलने से। तो कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए? दो, एक s और एक p। तो s ऑर्बिटल 50%, p ऑर्बिटल 50%, इन दोनों के मिलने से आपको 50-50% कैरेक्टर वाला एक sp और दूसरा sp, दो sp ऑर्बिटल मिल गए। सब जानते हैं ना sp ऑर्बिटल कैसे बनता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन है? एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल। जब दोनों कंबाइन हुए तो दो नए ऑर्बिटल बने, sp sp, दोनों का नाम है sp sp, और दोनों में 50-50% s और 50-50% p ऑर्बिटल का कैरेक्टर होता है। क्या इतनी बात सब समझ पाए? क्या इतनी बात सब समझ पाए? अब यहां पर आप सब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एंड इट इज नोन, एंड it is known that s orbital is very close to nucleus। आप लोग सब जानते हैं कि s ऑर्बिटल जो होता है ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज होता है। therefore the tendency of nucleus to attract the electron towards itself is higher with higher s orbital percentage character। समझ आई बात आपको? मतलब s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक होता है। भाई मुझे बताओ s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? सर s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप वाला ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप वाले न्यूक्लियस को बिल्कुल चारों तरफ से पकड़ के रखता है, यानी न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी s ऑर्बिटल की है। मतलब s ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा एम्बेडेड, ज्यादा क्लोज, ज्यादा चिपका हुआ होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो पूरी कोशिश करेंगे इस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की, और ये s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये पूरी तरीके से न्यूक्लियस को घेरने की कोशिश करेंगे। तो अब आपका एक ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब कि इस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड होंगे बजाय बाहर जाने के। समझ में आ रही है बात? तो न्यूक्लियस जब ये s ऑर्बिटल को अपनी ओर खींचेगा तो ये s ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर एटम के साथ में बॉन्डेड होंगे ये उसको भी अपनी ओर खींच के ले आएंगे। यानी यहां पर आपका ये जो कार्बन है ये इस हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो ये कार्बन का न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा है, इस कार्बन का न्यूक्लियस पावरफुल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सच कार्बन एटम इज हाई, यानी ऐसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, यानी ये कार्बन आर बेसिकली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की ओर चला जाएगा। तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ये जो कार्बन है यहां पर इसका एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये इस हाइड्रोजन के s हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में कनेक्टेड है, इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो यहां पर आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें ये कार्बन का ये जो sp ऑर्बिटल है इसमें 50% s और 50% p ऑर्बिटल है, मतलब कि ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लेगा और खुद पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। एंड देयरफॉर सच हाइड्रोजन एटम्स आर इजी टू रिमूव
इसीलिए ये हाइड्रोजन एटम को आप फटाक से यहां से लात मार के बाहर भगा सकते हो। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? इस वजह से ऐसे हाइड्रोजन को आप इजीली लात मार के बाहर निकाल सकते हो। दे आर इजी टू रिमूव एंड हेंस आपके अल्काइंस जो होते हैं आर एसिडिक। भाई क्योंकि एसिड का काम क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, एसिड्स क्या है? एसिड्स वो है जो प्रोटॉन डोनेट करे। ये प्रोटॉन डोनेट कर तो रहा है, H+ छोड़ तो रहा है, तो बस दिस बिकम्स एसिडिक इन नेचर। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास में अल्काइंस आ जाएं, तो अल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये कार्बन भी sp, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इन कार्बन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, इसीलिए इनकी एसिडिक नेचर भी मैक्सिमम होगा। अल्केन्स के बाद आते हैं आपके अल्कीन्स। अब देखो अल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी sp2 हो गया और ये भी sp2 हो गया। अब क्योंकि ये दोनों sp2 हो गए, आप देखो यहां पर s ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर 50% था, यहां पर s ऑर्बिटल 50% था और आपका p ऑर्बिटल भी 50% था, लेकिन यहां पर अब आपका s ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर केवल 33.3% रह गया और p ऑर्बिटल 66.7% के आसपास हो गया। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी मॉडरेट हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी मॉडरेट हो गई, इसलिए इसकी एसिडिटी भी कम हो गई। क्या ये बात समझ में आई? और अगर हम यहां पर लास्ट बात करें अल्केन्स की, तो आप सभी लोग जानते हैं अल्केन्स में जो आपके कार्बन होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये कार्बन भी sp3 होता है, ये कार्बन भी sp3 होता है। इस वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल खत्म, यानी कि इनकी एसिडिक नेचर भी बिल्कुल खत्म। यहां पर क्योंकि s ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर केवल 25 रह जाता है, बाकी 75% p ऑर्बिटल का आ जाता है। देखो ना यहां पर एक s है और 3 p ऑर्बिटल है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने से 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं। एक sp3 ये, एक sp3 ये, एक sp3 ये, एक sp3 ये, 4 sp3 बन रहे हैं। तो 4 sp3 बन रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स अंदर गए, एक s ऑर्बिटल गया, 3 p ऑर्बिटल गए, तो एक s ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर केवल 25 रह जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एसिडिटी डिक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीजेस, यानी अगर आपके पास में केवल इथाइन है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपने जैसे इसके अंदर एक कार्बन बढ़ा दिया और इसको प्रोपाइन बना दिया, एसिडिटी कम हो जाएगी। और अगर आपने यहां पर नंबर ऑफ कार्बन बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए, तो एसिडिटी तो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ना, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का नंबर बढ़ता जा रहा है और इसके पास में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भी नहीं है। ये कार्बन के पास में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बन के पास में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, केवल एक यही ऐसा कार्बन है जिसके पास में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने को है। तो जब आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन डिक्रीज होते जाएंगे फ्रॉम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, फ्रॉम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, समझ में आ गया बात? कोई परेशानी? चलिए, अब हम लोग पहली केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के बाद दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ चलते हैं, दैट इज एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस। अब आप लोग मुझे बताओ, एडिशन रिएक्शंस सर हमने अल्कीन्स में भी पढ़ी थी, ये तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, इसके अंदर तो कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। हम लोगों ने ये तो उसके अंदर भी देखा था, एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो वो सब की सब चीजें हमको यहां पर याद रखनी। जनरल रिएक्शन में आपको लिख के बता सकता हूं। देखो, इमेजिन करो ये तुम्हारा अल्काइन है, अल्काइन के सामने HZ नाम का एक कोई कंपाउंड आ गया। अब यहां पर क्या हुआ, ये कंपाउंड होमोलेटिकली नहीं बल्कि हेट्रोलेटिकली टूटा, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज,
इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये Z ने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लिया। तो अब यहां पर क्या होगा, इन दोनों कार्बन में से कोई एक कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा सबसे पहले, और साथ साथ में ये पड़ोसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लेगा। इस वजह से क्या होगा, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन के ऊपर जाकर अटैक कर लेगा। तो इस वजह से अब आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, ये वाला, और जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो उसने ये हाइड्रोजन को सप्लाई कर दिया। अब ये कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बचा, पहले ट्रिपल थे, लेकिन अब आप देखो इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ये पड़ोसी वाले कार्बन ने अपनी ओर खींचा और इस हाइड्रोजन को सप्लाई कर दिया, तो ये गरीब पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप इस Z को देखो, ये Z ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने ओर खींच के खुद को नेगेटिवली चार्ज कर लिया। तो अब ये जाकर इस पर अटैक करेगा, तो यहां पर आपके पास बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CZ, और ये बन जाएगा आपका एडिशन कंपाउंड। दिस विल बिकम योर एडिशन कंपाउंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्या सब कुछ क्लियर है? अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, एडिशन करते वक्त एडिशन ऑफ एडेंडम, एडिशन ऑफ एडेंडम, जैसे यहां पर आपका एडेंडम Z है, आपका जो एडेंडम है ये Z है, तो एडिशन ऑफ एडेंडम विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ चाचा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम रिएक्शंस करके देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बहुत इजी है ये, तो आप लोगों को बहुत आसानी से आ जाना चाहिए। कैसे काम होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ में जब आप लोग हाइड्रोजन ऐड कर दोगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल, तो एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर अटैक करके इसको बना लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी आपका जो इथाइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके इथीन के अंदर। देन अगेन आप इसमें हाइड्रोजन डाल देंगे, तो यहां पर पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐसे ऐसे कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा अल्टीमेटली इथेन के अंदर। आ गया समझ में? सर इसमें ना समझने वाली कोई चीज ही नहीं थी, ही। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसे ही आप प्रोपाइन में भी करके देख लेना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा आप इसको प्रोपाइन में करके देख लो। हाइड्रोजन डाला इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन जाएगा ये, इट विल बिकम प्रोपीन। ठीक है, चलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद हम लोग यहां पर सेकेंड देखेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन। सेकेंड हम लोग यहां पर क्या देखने वाले हैं, दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजेंस, यानी कि आपके X2। यहां पर अगर मान लीजिए मेरे पास में इथाइन है और अगर उसका ट्रीटमेंट में ब्रोमीन के साथ कर दूं, तो वो एक ब्रोमीन इधर अटैच होके ये बना लेगा CHBr डबल बॉन्ड CHBr, या इसे आपका विसिनाइल डाई हैलाइड नहीं बन गया, ये आपका विसिनाइल डाई ब्रोमाइड नहीं बन गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था विसिनाइल का मतलब क्या होता है, दो एडजेसेंट कार्बन पर अड़ोसी पड़ोसी वाले कार्बन पर सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप होना। इसको नॉमेनक्लेट करेंगे 1,2 डाइब्रोमो इथीन, 1,2 डाइब्रोमो इथीन। तो इस तरीके से आपका हेलोजन यहां पर ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहां पर रिएक्शन खत्म नहीं होती है, मतलब अगर आपने इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर और ब्रोमीन डाल दिया तो अब क्या होगा, वही होगा, एक ब्रोमीन जाकर इस कार्बन पे तो दूसरा ब्रोमीन जाकर इस कार्बन पर अटैक कर डालेगा, और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से यहां पर आपका जो CH है इससे एक नया Br इधर जुड़ गया, एक Br तो पहले से यहां था, फिर एक CH यहां है, एक Br यहां जुड़ जाएगा,
एक Br यहां जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो, टेट्रा ब्रोमो इथेन, इजंट इट। तो ये एडिशन ऑफ हेलोजन हो गया, एडिशन ऑफ हेलोजन हो गया। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर, कोई भी प्रकार की दिक्कत, कोई भी प्रकार की परेशानी? चलिए, इसके बाद तीसरा जो आप लोगों को मार्कोनिकॉव रूल की याद दिलाएगा, यानी कि यहां पर आपको मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करना, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX। अब यहां पर मैं काम करता हूं, मैं बेसिक नहीं, मैं थोड़ा सा टिपिकल वाला लेकर शुरू करता हूं, यानी डायरेक्टली जिसमें हमें ध्यान देना पड़े। भाई इथीन में तो कहीं भी जोड़ दो, क्योंकि ये जो आपका मार्कोनिकॉव रूल लगता है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स या अनसिमेट्रिकल अल्काइंस के अंदर ही काम करेगा। अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल अल्काइंस है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ 1 कार्बन, यानी ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और ट्रिपल बॉन्ड के राइट साइड अगर नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हैं तो वो सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव का कोई काम नहीं, जहां मन पड़े वहां हाइड्रोजन जोड़ो, जहां मन पड़े वहां एडेंडम जोड़ो। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ ज्यादा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ कम कार्बन, तो सोचने वाली बात हो जाती है। इसीलिए यहां पर हम जैसे मान लीजिए यहां पर फॉर एग्जांपल HBr जोड़े, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकॉव रूल, एडेंडम जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर लेस हाइड्रोजन है, एंड हाइड्रोजन जाकर फिर दूसरे कार्बन पर अटैक कर लेगा। तो यहां पर ये बन जाएगा CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी अल्कीन बन गया। अब मान लीजिए इस अल्कीन में आपने फिर HBr डाल दिया, तो यहां पर फिर सेम केस होगा, यहां पर फिर आपको मार्कोनिकॉव रूल लगाना पड़ेगा, और ये मार्कोनिकॉव रूल के तहत आपका ब्रोमीन जाकर फिर उस कार्बन पर अटैक करेगा जो कि अनसिमेट्रिकली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और उसके पास में कम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जाकर फिर दूसरे वाले कार्बन पर अटैक कर देगा। तो ये बन जाएगा आपका, थोड़ा लाइट कलर लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 C, एक Br नया जुड़ गया, एक Br यहां पर पहले से कनेक्टेड था, फिर एक नया हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, और या एक काम करते हैं इसको डायरेक्टली CH2 को एक हाइड्रोजन जोड़कर CH3 लिख देते हैं। समझ में आया बात? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड क्या आप लोगों को समझ में आया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ध्यान से इसको देख लीजिए, ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहां पर देखेंगे एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर भी बहुत कॉमन है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कैटलिस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एडिशन ऑफ वाटर अपने को क्या है, अपने को खाली पानी जोड़ना है। तो पानी में क्या होगा आपको गाइस, यहां पर टेक्निकली मर्क्यूरिक सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लेना पड़ेगा। देखिए यहां पर मान लीजिए मेरे पास में CH3 है, मैं यहां पर वही ले रहा हूं, मार्कोनिकॉव रूल भी लगाने की कोशिश करूंगा मैं। यहां पर मैं वाटर को HOH के फॉर्म में लिखता हूं। यहां पर मेरे पास में Hg डाई पॉजिटिव है, मर्क्यूरिक सल्फेट के लिए मैंने यहां पर क्या ले लिया है, Hg डाई पॉजिटिव ले लिया है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसको लगभग मैं 333 केल्विन तक हीट करने की कोशिश करूंगा। कुछ किताबों में 333 की जगह मान के चलो 380 तक लिखा रहता है टेम्परेचर, बट हम तो 333 मान के चलेंगे, हम एनसीईआरटी मानने वाले लोग हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, आपका OH जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एडेंडम है, और हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात, ध्यान से इसको देख लिया। अब यहां पर प्रोसेस खत्म नहीं होगी, यहां पर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिनोमिनन लगेगा विच इज कॉल्ड एज आइसोमेराइजेशन।
आइसोमेराइजेशन के अंदर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये बोलेगा अरे इस कार्बन के पास में अगर एक हाइड्रोजन आ जाए तो मैं अल्कोहल से कीटोन बन जाऊंगा, आइसोमर। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा तो तुरंत ये कार्बन इस डबल बॉन्ड को इस तरफ भेज देगा। तो यहां पर क्या होगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा। अब ये कार्बन के साथ में एक CH3 बन गया क्योंकि ये हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्ट हो गया तो ये CH3 हो गया। अब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन में एक सिंगल बॉन्ड था और ये वाला जो बॉन्ड था पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन और ऑक्सीजन में शिफ्ट होकर इसको बना देगा कीटोन। ये बन गया आपका प्रोपेनॉन। सिमिलरली अगर आपके पास में एक सिंपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और अगर आपने इसमें वाटर डाला अगेन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, टेक्निकली ये मर्क्यूरिक सल्फेट होता है, आप इसे लिख लीजिए मर्क्यूरिक सल्फेट यानी HgSO4, HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तब जाकर ये बनता है Hg डाई पॉजिटिव और H पॉजिटिव। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4 लिखते तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप Hg डाई पॉजिटिव और H पॉजिटिव लिखते तो भी चलेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये बन जाएगा CH2 क्योंकि मैंने हाइड्रोजन को इस पे जोड़ा और OH को मैंने इस पे जोड़ा तो ये डबल बॉन्ड बन के हो जाएगा OH। अब क्या होगा, अब यहां पर आप देखो फिर आइसोमेराइजेशन होगा, यहां पर फिर आइसोमेराइजेशन होगा और आइसोमेराइजेशन के अंदर ये हाइड्रोजन जाकर इस कार्बन पर और ये डबल बॉन्ड टूटकर यहां आ जाएगा। आपको आइसोमर बनाना है टेक्निकली, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो गया CH3 CHO, CH3 CHO बन गया आपका इथेनॉल। समझ में आई बात प्यारे बच्चों को? कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की? हाँ, देख लीजिए इसको ध्यान से, पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी इस पॉलीमराइजेशन। अब इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को, केवल एक जनरल आइडिया लेना है। पॉलीमराइजेशन का मतलब हम लोग अल्कीन्स के अंदर भी देख चुके हैं, छोटी छोटी मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक लंबी चेन बना लेती है जिसको हम लोग नाम देते हैं पॉलीमर। पॉली मतलब मैनी एंड मर्स मतलब सिंगल सिंगल मोनोमर यूनिट। तो जब ये पॉलीमर बनाएगा एक लंबी चेन का पॉलीमर, हम उसे बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। अब मेरे पास में यहां पर n मोल्स ऑफ इथाइन है। अब मेरे पास में यहां पर n मोल्स ऑफ इथाइन है और अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अंडर वेरी विगरस कंडीशन, ये कंबाइन इस प्रकार से होंगे। देखिए ये कार्बन और ये कार्बन में अब केवल डबल बॉन्ड रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन आगे किसी कार्बन से कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन अब एक नए इथाइन की यूनिट के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसी एक इथाइन की यूनिट दूसरी इथाइन की यूनिट के साथ, दूसरी तीसरी के साथ, तीसरी चौथी के साथ कनेक्ट होती जाएगी। तो जो दो कार्बन में इथाइन के पहले ट्रिपल बॉन्ड था डबल हो जाएगा और ये इथाइन और ये इथाइन में ये जो दोनों कार्बन हैं, दो अलग अलग इथाइन के, एक इथाइन ये है, एक इथाइन ये है, तो इनके बीच में यहां पर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसको बोलेंगे पॉलीइथाइन या पॉलीएसिटाइलिन। नो, पॉलीएसिटाइलिन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है केमिस्ट्री में क्योंकि ये एक तो हाई मॉलिक्यूलर मास वाला एक पॉलीमर है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसको बैटरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोड। और इसकी जो फिल्म्स होती है यानी इसकी बारीक बारीक परत, जैसे वायर के ऊपर एक परत चढ़ा दो इसकी, तो वो वायर के तौर पे अगर आप इसकी फिल्म्स का इस्तेमाल करोगे या इलेक्ट्रोड, आपने फाइबर का इलेक्ट्रोड ले लिया और उसके ऊपर पॉलीएसिटाइलिन की एक अच्छी मोटी परत चढ़ा दी तो वो अच्छा इलेक्ट्रोड का काम करने लग जाएगा। तो इसकी जो फिल्म्स होती है एक तो बहुत सस्ती बन जाती है मार्केट में, हल्की फुल्की होती है और गुड कंडक्टर होती है, इसलिए इनके बहुत ज्यादा यूज होते हैं। दूसरा हम लोगों को जो मेन स्टडी करना है दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। नाउ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा गया कि अगर आपके पास में 3 मोल, अगर आपके पास में 3 मोल्स ऑफ इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH
ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब आपके पास में कितने मॉलिक्यूल होगा इथाइन के? एक इथाइन का मॉलिक्यूल ये हो गया, एक इथाइन का मॉलिक्यूल ये हो गया, और एक इथाइन का मॉलिक्यूल ये हो गया। अब आपके पास में यहां पर टोटल 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो जब आपने यहां पर 3 मोल इथाइन के मॉलिक्यूल ले लिए इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन, लगभग 883 केल्विन्स, जब आपके पास में रेड हॉट आयरन आ जाएगा लगभग एट 883 केल्विन्स, तो ये सारे कार्बन इस प्रकार आपस में कनेक्ट होकर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजीन। क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे बेंजीन। तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक या साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? क्या ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ गई? चलिए, तो इसके साथ हमारा अल्काइंस खत्म होता है। अब हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि बेंजीन की। ठीक है, चलिए, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।